हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये तुम्हें पता ही होगा। अगर नहीं भी वीडियो देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जाकर। वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ में मैंने पढ़ाई है कि किस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है कैसे अफेक्ट होती है, कैसे उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे वो स्पिन करते हैं प्लस माइनस हाफ से। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की हमने ये बताया था उसकी दो स्पिन होती है। एक इसकी क्या होती है प्लस हाफ होती है और एक इसकी क्या होती है माइनस हाफ स्पिन होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी प्रोटॉन है, ये सेंटर में हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस प्रोटॉन की दो स्पिन होती है, एक प्लस हाफ होती है एक माइनस हाफ होती है। प्लस हाफ मीन्स ये होता है कि कोई भी प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और माइनस हाफ का मीन्स ये है कि कोई भी प्रोटॉन जो है उसकी स्पिन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर कोई रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज यानी प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई करता है तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। ये क्या है हमारे पास स्पिन, मैं बता रही हूँ कि स्पिन जो होती है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने बताया था कि जो उसकी ग्राउंड स्पिन होती है वो क्या होती है +1/2 होती है। जब वो ट्रांजिशन करता है तो किसमें जाता है -1/2। ये इसकी क्या है एनर्जी लेवल्स हैं। तो कोई भी प्रोटॉन जो होता है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका ट्रांजिशन होता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। कौन से रेडिएशन का हमने एब्जॉर्प्शन किया था, दैट इज रेडियो रीजन। जो रेडियो वेव रीजन हमारे पास होता है उस रेडियो वेव रीजन का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। मींस कोई भी प्रोटॉन है, मान लो वो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में जो प्रोटॉन है उसकी जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, तुम्हारे पास प्लस हाफ होती है, इसकी माइनस हाफ होती है। तो इसकी जो स्पिन होती है प्लस हाफ, जो स्पिन होती है वो कहाँ चली जाती है, माइनस हाफ में चली जाती है। जैसे इसकी स्पिन होती है ना माइनस हाफ और प्लस हाफ, वैसे इसकी क्या होती है एनर्जी होती है। ये क्या होती है माइनस हाफ इसकी एनर्जी होती है, माइनस में इसकी एनर्जी होती है, इसकी इसमें होती है प्लस में एनर्जी होती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, इसको ना भी देखो तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा मेन मोटिव है हमारे लेक्चर का दैट इज शील्डिंग और डी शील्डिंग। मैं सिर्फ आपको दो ही चीजें पढ़ाऊंगी, दैट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है डी शील्डिंग का कंसेप्ट है। एक हमारे पास शील्डिंग है और एक हमारे पास क्या है डी शील्डिंग। सिर्फ ये दो चीजें मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो शील्डिंग तुमने पढ़ा होगा। शील्डिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को शील्ड करते हैं। समझ रहे हो, जब हम बात करते हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग की, जैसे हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, सेम कंसेप्ट हमने यूज करना है। बहुत ज़्यादा नॉइस आती है मेरे लेक्चर में, आई हैव नो आंसर फॉर दिस। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। शील्डिंग और डी शील्डिंग, हम जैसे बात करते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आउटर मोस्ट को क्या करते थे, शील्ड करते थे। हमने पढ़ा था। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना है हमें। ठीक है, तो ये जो इनर मोस्ट प्रोटॉन है, इनर मोस्ट प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इस आउटर मोस्ट प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, वो शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये शील्डिंग कर रहे हैं। शील्डिंग मतलब समझ रहे हो, शील्डिंग का मीन्स ये होता है एक परछाई का काम करना। एक मतलब उसको क्या बोलते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं, यानी इसको एक इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे शील्डिंग। तो उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर में हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया आपको। इसी तरह से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, शील्ड और डी शील्ड हो सकते हैं। वो भी क्या हो सकते हैं, शील्ड और डी शील्ड हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस है, इसकी शेल है आउटर मोस्ट। अब जब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है, ठीक है, हमने क्या प्रोवाइड की है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो प्रोटॉन हमारे पास होता है, इस प्रोटॉन जब हमने कोई भी सैंपल लिया है उस सैंपल में कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, शेल्स होंगे। तुम्हारे पास ये क्या है, तुम्हारे पास शेल्स हैं। देखो रेजोनेंस होता कैसे है कि जो हमारा सैंपल होता है उसमें एटम्स हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हमें सिग्नल लेना है। तो प्रोटॉन का सिग्नल कैसे मिलेगा, प्रोटॉन क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये स्पिन करना स्टार्ट करता है। समझ रहे हो,
ये न्यूक्लियस जो है इसकी जो भी स्पिन है प्लस हाफ है माइनस हाफ है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर इस न्यूक्लियस की स्पिन उसके ऊपर डिपेंड करती है वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फिलहाल तो हम डी शील्डिंग पढ़ रहे हैं तो जो प्रोसीजर है उसको भी मैं साथ साथ बता देती हूँ होता क्या है हमारे पास। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर कैसे है कि जो हमारा सैंपल है उस सैंपल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस को हम यानी इस प्रोटॉन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा स्पिन करेगा। ठीक है, अब इसकी स्पिन जो है वो दो हो सकती है, प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। अगर इस न्यूक्लियस के कारण क्या हुआ इसने स्पिन कर रहा है, प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता है एक बार। ठीक है, पढ़ना क्या डी शील्डिंग और शील्डिंग पढ़ना है। मतलब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना कोई ना कोई क्या होगा इंटरेक्शन होगा, इसका इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता है क्योंकि बीच में क्या होते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इसको शील्ड करते हैं, मींस जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में शील्डिंग कर रहे थे वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे न्यूक्लियस को यानी प्रोटॉन को क्या करेंगे शील्ड करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है हम इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई जो करते हैं, अप्लाई करने के कारण ही हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तो हमें क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है। तो कंपैरिजन देखो, एक तो न्यूक्लियस हमारे पास डायरेक्ट है और डायरेक्ट हमने इसको क्या दे दी है मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलेगा अगर हम डायरेक्ट उसको देते हैं। बट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, कहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड से। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में शील्डिंग है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा न्यूक्लियस का स्पेक्ट्रा तो वीक हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियस तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी होगी। अगर इसको हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं मींस हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं है, हम इसको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो इसमें क्या है कि कोई भी शील्डिंग नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे डी शील्डिंग। इसको हम क्या बोलेंगे डी शील्डिंग, समझ रहे हो। यानी न्यूक्लियस को तुमने क्या किया डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, डायरेक्ट क्या प्रोवाइड किया मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, इसमें कोई भी शील्डिंग नहीं हुई है। मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम डायरेक्ट प्रोवाइड करते हो नो शील्डिंग, इसमें कोई शील्डिंग नहीं हुई तो इसको क्या बोलोगे तुम डी शील्डिंग। कंसेप्ट समझ रहे हो। अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो शील्डिंग करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई फिर दोनों में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो उसको डी शील्डिंग बोलते हैं, मतलब शील्डिंग नहीं हुई। तो शील्डिंग और डी शील्डिंग समझ में आ रहा है। यानी प्रोटॉन के अराउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के जो इफेक्ट है वो नहीं पहुंच पाएगा तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस सिग्नल को क्या कहा जाता है ऑफ फील्ड का सिग्नल इसे कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे ऑफ फील्ड का सिग्नल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इसको हमने प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये हमारे पास क्या होगा डाउन फील्ड का सिग्नल आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा डाउन फील्ड का सिग्नल, क्योंकि हमें बाहर से अप्लाई नहीं करनी पड़ती क्योंकि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई की है उसी से हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ लो मैग्नेटिक फील्ड ही इसको देनी पड़ती है क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्शन कर रही है, डायरेक्टली इससे हमें क्या मिलेगा एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट ये जो हमारे पास प्रोसीजर है यानी शील्डिंग होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा सिग्नल कैसे आएगा ऑफ फील्ड का, यानी हाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें देनी पड़ती है तो इसमें ऑफ फील्ड का सिग्नल आएगा और इसमें क्या आएगा डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा क्योंकि इसमें थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड में काम चल जाएगा और इसमें क्या होगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये हो गया शील्डिंग और डी शील्डिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है और ऑफ फील्ड मैंने डाउन फील्ड मैंने बता ही दिया है। अब एक और बात देखो शील्डिंग और डी शील्डिंग में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शील्डिंग डी शील्डिंग हो गया थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है बस 2 मिनट का, बस छोटी वीडियो बनाऊंगा, पता है मुझे देखते नहीं हो तो। ठीक है, देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स भी है हमारे पास। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है और प्लस इस पाथ में तो रोटेट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन करता है तो उससे क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड आती है। समझ रहे हो, उससे क्या आती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में
मूव कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस शेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, इस शेल के अंदर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी, सिंपल सी बात है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी अपनी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रॉन की भी क्या होगी, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। प्लस हमने एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास जो हमने अप्लाई की उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, और एक हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो समझ रहे हो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन भी कर रहे हैं अपने एक्सिस के अराउंड, और प्लस एक सर्कुलर पाथ में यानी ऑर्बिट में हम मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्योंकि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की भी अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसे बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसे कहा जाएगा। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गई हैं, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई है और एक हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी हमारे पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई हैं, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बिल्कुल सेम होती है, अगर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऐड हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस को ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, हमारे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, एक तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है, एक इंड्यूस होगी हमारे पास बीटा, दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके पास टू टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जाएगा। एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों का इफेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या सेम, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम होगी तभी दोनों का इफेक्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जो हमारे पास न्यूक्लियस है यानी जो प्रोटॉन है उसके पास टोटल इफेक्ट कितना जाएगा, इसलिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी जाएगा और इसका भी जाएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं। इसलिए हमें बाहर से थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, मतलब थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें यहाँ पर देनी पड़ती है बाहर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर रही है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रीइंफोर्स करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या सिग्नल आएगा, डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। डाउन फील्ड का हमारे पास सिग्नल इस तरह से आता है, डाउन फील्ड का हमारे पास क्या आएगा,